तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कई दिनों बाद ये हमारी पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। कुछ दिन हो गए तो हमने एक भी चैप्टर और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो ये 2-3 दिन बाद में ये पहला चैप्टर लेने जा रहा हूँ, बायोलॉजी क्लास 10 साइंस का। तो बच्चों, इसको आप पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ये बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादातर आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप अंत तक देखना। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज़ इस जैव प्रकरण लेसन में बेटा रटने को नहीं पड़ेगी। ठीक है। आप स्कूल में बच्चे पूछेंगे तो सबसे पहले आपका ही आंसर आपकी सीट से आएगा बच्चों। इसको पूरा लास्ट तक देखना। इसको आपको इंड नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना। जैव प्रकरण लेसन आपको इतना ईजी बिग ट्रिक के साथ बहुत ही छोटी छोटी परिभाषा और कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, जिससे आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा समय के लिए रटनी नहीं पड़ेगी और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी बच्चों। इतना हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको याद करेंगे बच्चों। ठीक है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम इसने अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम पूरा लेसन ये जैव प्रक्रम समाप्त करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। इसको पूरा देखना, 100% बोर्ड में आएगा इसमें जो मैं बताऊंगा बच्चों। ये मेरा प्रॉमिस है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं लगातार होती रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। यही हमारे लेसन का मतलब है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं लगातार होती रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं बेटा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। क्या है इसके कुछ उदाहरण है बेटा? कि पोषण है, श्वसन है और परिवहन होता है। श्वसन, प्रश्वसन, परिवहन, ये हमारे क्या उदाहरण हैं। जैसे हम पोषण खाते हैं, भोजन को खाते हैं। श्वसन यानी सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, सांस लेते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं बहुत ही अच्छे, उनको भी आपको देखना है। जैसे हमारा परिवहन हो गया कि हम इधर उधर से चलते हैं, वो हो गया। उत्सर्जन, जो हम खाना हमारा अपचयित भोज्य पदार्थ निकल जाता है उसको हम निकाल देते हैं उत्सर्जन के रूप में। जैसे इन्हीं शरीर से हमारा क्या होता है? इन्हीं से हमारा शरीर जीवित रहता है बच्चों। ये क्रिया अगर मेरे शरीर में नहीं होंगी तो हमारा जीवन नॉट पॉसिबल है बेटा। क्या नॉट पॉसिबल है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैव प्रक्रम के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पोषण के बारे में बात करेंगे बच्चों। पोषण क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको नोट करते चलना है बच्चों। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी परिभाषा क्या होती है? बहुत ही छोटी परिभाषाएं लिखी हैं। आपको स्कूल में इसकी बहुत लंबी परिभाषाएं बताई जाएंगी। इसको मैं एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। अब पोषण क्या होता है? अब हमें इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे कि पोषण क्या होता है। भोजन प्राप्त करने और उसे ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जब जो हम भाई भोजन खाएंगे उससे ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। वेरी सिंपल परिभाषा। आगे देखते हैं कि इसके पोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब हम क्या देखेंगे? पोषण के प्रकार क्या होते हैं, पोषण के क्या प्रकार होते हैं देखेंगे अब हम कि पोषण के बेटा प्रकार क्या होंगे। पोषण के एक पहला होता है स्वपोषी पोषण। इसको क्या कहते हैं? जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण कौन होते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे क्या हो गया उदाहरण के? हरे पौधे हो गए हमारे। हरे पौधे क्या है? अपने आप भोजन सूर्य की रोशनी से बनाते हैं बच्चों। क्या होता है? सूर्य की रोशनी से अपने आप भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब पौधे भोजन कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे बच्चों, कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है कि परिभाषा देखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और भोजन बनाते हैं, यानी पानी से भोजन बनाते हैं। CO2 और पानी से भोजन बनाते हैं, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में बेटा। अब इसका हम क्या रासायनिक समीकरण देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये सारा आपको NCERT नोटबुक में दिया है, तो आपको ये उसमें से नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, सारा आपको मिलेगा आपकी NCERT बुक में बच्चों। ठीक है, NCERT बुक में ये सारी मिलेगी। CO2 का है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? जल है। और ये सूर्य प्रकाश है। और ये क्लोरोफिल जो हमारी पत्तियों में पाई जाता है। और ये हमारा क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और ये ऑक्सीजन जो क्या हो गई? रिलीज हो गई बच्चों। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। आपको रिएक्शन भी बनाने सीखनी है। अगर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आएगी तो उसमें आपको 6 नंबर का आएगा। कितने? 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपकी ये रिएक्शन भी पूछेगा। ठीक है बच्चों, अब हम प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें देखेंगे कि ये किस किस उपस्थिति में होगा। तो इसके लिए कुछ मेरी आवश्यक चीज़ें हैं, वो क्या हैं?
सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। देखो हमने हर एक चीज़ के आगे एक लोगो बनाया है, हर एक चीज़ के आगे लोगो बनाया है कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, आपको लोगो देखकर और बढ़िया समझ में आए बच्चों। इसीलिए मैंने हर एक चीज़ के आगे लोगो बना के दिया है कि बच्चों को जितना अच्छा समझ में आएगा बच्चे उतना ही अच्छे मन से पढ़ेंगे और इस चैनल पर विश्वास करेंगे बच्चों। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। हाई स्कूल की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी बच्चों। बोर्ड 2027 में जो बच्चा लगा रहेगा वही यूपी रैंक 1 टॉपर होगा। ठीक है बच्चों, जो अभी से पढ़ाई करेगा वही यूपी रैंक 1 टॉपर बन पाएगा बच्चों। लास्ट में आप इतना नहीं कर पाएंगे, जो बच्चा अभी से लग जाएगा वही टॉपर बनेगा। अब दूसरा प्रकार क्या है, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण क्या है, पर यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि वो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, सो परपोषी पोषण। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मनुष्य हैं, जानवर हैं, ये परपोषी हैं, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम परपोषण के प्रकार देखते हैं। इसके प्रकार क्या होता है, एक होता है मृतजीवी, जो मरे हुए पदार्थों से भोजन लेता है, जो मरे हुए पदार्थ से भोजन लेता है उसके हम उदाहरण भी देखेंगे। हर एक चीज़ बताई जाएगी बच्चों, कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, हर एक चीज़ का उदाहरण इस चैनल पर दिया जाएगा। उदाहरण क्या, जैसे कवक, ये देखो हमने उसका लोगो बना दिया, बच्चे इसको जानते नहीं हैं, इसको कवक को वो पहचान नहीं पाते। ये हमारे तो जो हमारे विंटर रेनी सीजन होती है उसमें उगते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं बच्चों। ठीक है, हम आगे देखेंगे परजीवी पोषण क्या होता है। ये दूसरा प्रकार है परपोषी पोषण का, जो दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी वो जीव जो होते हैं वो जीवित तो होते हैं पर वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए क्या, अमरबेल, जो हमारे पेड़ पर होती है वो अमरबेल, यानी मोटी मोटी शाखाओं से पेड़ों में जकड़ जाती है, जिससे पेड़ कमज़ोर हो जाता है और सूख जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अमरबेल। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या दिया है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। पूरा वीडियो देखना है बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। अगर जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप तुरंत पूछ सकते हैं अभी कमेंट करके, हर एक चीज़ तुरंत के तुरंत आपको बताई जाएगी बच्चों, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लेना है। प्राणी समभोजी क्या होता है, जीव भोजन को खाकर पचाते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाते हैं, जो जीव भोजन को खाकर पचाते हैं। जैसे मनुष्य भोजन को खाता है फिर उसको पचाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी समपोषण कहते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ तक अच्छा समझ में भी आया होगा और आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर रहे होंगे एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल समय बिना गंवाए कि हम आगे क्या देखेंगे, मनुष्य का पाचन। इसका आपको चित्र आपकी बुक में दिया होगा, उसको देखकर बनाना है। मानव पाचन तंत्र का ये 6 नंबर में आपका आएगा ही आएगा बच्चों। ठीक है, 2027 में आपको ये देखने को मिलेगा, इसको नोट करना है आपको। इसके मुख्य अंग के बारे में हम बात करेंगे। आपको हालांकि आपको समझाया सब कुछ जाएगा, पर चित्र आपको अपनी बुक से देखकर बना लेना है, मैंने बता दिया है। आपको चित्र की प्रैक्टिस करती रहनी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पहले क्या होता है, मुख होता है, फिर अग्रनली होती है जिसको हम अन्न, जिसमें हमारा भोजन जाता है, जिसे हम आहार नल कहते हैं। फिर अमाशय जो पेट होता है, छोटी आंत होती है, और भी हमारे होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे जितने अंग होते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये 5 होते हैं हमारे मनुष्य के पाचन तंत्र में, जिससे भोजन को पचाया जाता है बच्चों। अब हम शुरू करेंगे मुख में पाचन किससे और कौन सा एंजाइम मिलता है जिससे मुख में पाचन होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। हर एक चीज़ बच्चों बताई जाएगी, बस आपको धैर्य रखना है। कोई भी चीज़ आपको जल्दबाजी में नहीं सीखनी है, वरना आप भूल सकते हैं बच्चों। हर एक चीज़ देखो मैंने इस तरीके से इस पर हर एक चीज़ बोर्ड पर फीड किया जिससे आपको बच्चे को समझ में आए। मैं जानता हूँ कि बच्चे कहाँ पर फंसेंगे, मुझे इसी बात का एक्सपीरियंस है बेटा। तो आपको हम समझ जाते हैं कि बच्चे कहाँ पर फंसेंगे, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। हम अपने आप आपको इसी तरह मैंने बोर्ड पर सीरियल बाई सीरियल हर एक चीज़ नोट की है। तो इसमें क्या होता है, लार में क्या होता है, टाइनिन एंजाइम पाता है, या स्टार्च को शर्करा में बदलता है, जो भोजन को शर्करा में बदलता है बच्चों। अब हम अमाशय, मुख में पाचन के बाद हमारा अन्न नली से आहार नाल से किस में आएगा, भोजन अमाशय में आएगा। अब अमाशय में देखेंगे कैसे भोजन को पचाया जाता है बच्चों, अमाशय में कैसे भोजन को पचाया जाता है। हर एक चीज़ देखो बच्चों, मैंने एक लोगो बना दिया जिससे बच्चों को समझ में आए। तो आपको ये देखो मैंने इतनी बढ़िया से बच्चों समझाया है कि आपको पूरा लेसन समझ में आए और इस वीडियो को आपको काटना ना पड़े। इस तरीके से मैंने आपको बेटा समझाया, तो कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी, हर एक चीज़ समझते चलना है, हर एक चीज़ आपको बेटा समझ में आएगी। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ HCl बनता है, यहाँ बेटा पेट में क्या HCl बनता है, इसको याद रख लेना कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, HCl पाया जाता है।
भोजन का पाचन होता है या सीएल मिलकर और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो हमारे भोजन में जीवाणु होते हैं वो क्या आमाशय में हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किससे, HCl अम्ल के मिलने से। अब हम आगे देखेंगे कि छोटी आंत में हमारा क्या होता है। छोटी आंत में क्या होता है बच्चों, वो देखेंगे। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में बच्चों क्या होता है वो देखेंगे। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में का भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। अगर कोई पूछे बच्चों आपसे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पोषक पदार्थों का अवशोषण भी यही होता है। जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि श्वसन, श्वसन क्या होता है, श्वसन की परिभाषा देखेंगे। श्वसन क्या होता है बच्चों, श्वसन क्या होता है, परिभाषा इसकी देखेंगे। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। तो आपको समझ में आएगा। आप श्वसन की हम समीकरण देखेंगे बच्चों कि श्वसन की समीकरण क्या होती है। श्वसन की समीकरण क्या होती है, देखिए बिल्कुल सेम होती है। यानी हमारा पहले ग्लूकोज होगा, फिर ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, फिर क्या होगा, एनर्जी होगी। यानी जो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा और एनर्जी ऊर्जा प्राप्त होगी बच्चों। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी और इसको आपको बार बार करके देखना जिससे आपको रटना ना पड़े और समझ में आ जाए। अब हम श्वसन के बच्चों क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे कि श्वसन के प्रकार होते हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो श्वसन के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसका एक होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसको हम दूसरे नाम से ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन से जानते हैं। ज़्यादातर किताब में ऑक्सी श्वसन ही लिख के आता है और अनाक्सी श्वसन लिख के आता है, पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन लिखकर मिल जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया और सतर्क कर दिया है, तो मेरे बच्चे कहीं भी फंसेंगे नहीं, कोई पूछेगा। तो हम इसकी देखें क्या, ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, यानी वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो हमारा अवायवीय श्वसन होता है वो किस में होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसे क्या कहते हैं, इसका उदाहरण एक है ईस्ट, जो ईस्ट में है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है बच्चों, इसका मैंने उदाहरण भी बता दिया आपको। अब आगे हम देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। इसका भी आपको चित्र अपनी बुक से देखकर बेटा बनाना है। बुक से देखकर आपको इसका चित्र बनाना है और ध्यान से बनाना, ये बात याद रखना। ये आते हैं ज़्यादातर 6 मार्क में, ये सवाल 6 मार्क में आता है। इसके मुख्य अंक के बारे में बात करेंगे, नसिका, श्वास नली और फेफड़े। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर इसको आपको याद कर लेना, कभी कभी ये पूछ लेता है। कई वर्षों से ये आया नहीं है बच्चों, तो आपको ये थोड़ा याद कर लेना है। अब फेफड़ों में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर निकलती है। यानी जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और CO2 को बाहर कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर को हानि ना पहुँचे बच्चों, जिससे हमारे शरीर को हानि ना पहुँचे। ठीक है, अब हम परिवहन के बारे में बात करेंगे। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अगर ना आ रहा हो दोबारा पूछिए, पूरा लेसन डिस्कस कर दूंगा दोबारा से। आप परिभाषा परिवहन क्या होता है उसके बारे में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। वेरी सिंपल परिभाषा, समझ में आया हो गया होगा। अब रक्त क्या करता है, रक्त के बारे में बात करेंगे। रक्त क्या करता है बच्चों, कोई बता पाएगा, तुरंत कमेंट में बताया रक्त क्या करता है। रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है, अपशिष्ट हटाता है। जो अपचारित भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं उसको हम क्या करता है, बाहर कर देता है बच्चों। ठीक है, बाहर कर देता। अब हृदय, हृदय का क्या काम होता है, ये मेन पॉइंट है हमारे, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, नोट दिस पॉइंट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या, हृदय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हृदय ही हमारे शरीर का मेन सिस्टम है जो हमारे शरीर को चलाता है। हृदय में 4 कोष्ठ का बना होता है, यानी हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायालिंद, दायालिंद, दायां अलिंद, दायां नीले, बायां अलिंद और बायां नीले। और बच्चों बायां नीले और बायां नीले, दायां अलिंद, बायां दायां अलिंद। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 4 कोष्ठ होते हैं हमारे हृदय में। इनको आपको थोड़ा याद कर लेना, ये ज़्यादातर पूछ लेते हैं आपके स्कूल में टीचर। ठीक है बच्चों, अब रक्त वाहिकाएं, जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं उनका क्या कार्य होता है, ये हम देखेंगे कि उनका क्या कार्य होता है। उनका क्या कार्य होता है बताइए बच्चों, उनका क्या कार्य होता है। धमनी का क्या कार्य होता है, शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनी जो है शुद्ध रक्त ले जाती है और सिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है। ये पॉइंट समझने वाला है, तो आपको समझ लेना है कि सिरा क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, और केशिकाएं पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं कि जो हमारी
जो हमारी केशिकाएँ हैं वो पदार्थों का आदान प्रदान, ये अशुद्ध रक्त और ये शुद्ध रक्त ले जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो इनको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट आपके लिए पेपर में पूछ सकता है या आपके स्कूल में पूछ सकता है, तो आपको फंसना नहीं है। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है? जो जाइलम होता है ये जल पहुंचाता है और फ्लोएम होता है वो भोजन पहुंचाता है। जाइलम यानी जल और फ्लोएम वाली फल या भोजन कह सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। अब उत्सर्जन क्या होता है? ये हर एक चीज़ में होता है, इंसान में भी, पेड़ पौधों में भी। इससे क्या शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसको मैंने शुरू में ही बता दिया था बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र, वही बात कि मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या, इसका भी आपको चित्र अपनी किताब से देखकर लिख लेना है। इसका चित्र आपको किताब से देखकर बनाना है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा 2027 में बच्चों, ये लिख लीजिए, नोट दिस पॉइंट। इसके मुख्य अंग क्या होते हैं? वृक्क होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ये आपको वेरी इजी है। ए से 2 फेफड़े बनाने हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ए से 2 आपको फेफड़े बनाने हैं। ए से बच्चों आपको 2 फेफड़े नहीं बनाने हैं, ए से नली निकालनी है। ऐसे 2 फेफड़े बना लेने हैं और यहाँ से एक निकालनी है और यहाँ से 2 मूत्रवाहिनियाँ आएंगी। ये मूत्रवाहिनियाँ, इसको हम मूत्रवाहिनी कह देंगे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको याद कर लेना। ये हमारे 4 कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको नोट कर लेना बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है इस चैनल में। अब वृक्क का कार्य क्या होता है? जिसको हम वृक्क यानी जो हमारे वृक्क पाए जाते हैं इसमें, हर यही उत्सर्जन के कार्य में। तो वृक्क क्या कार्य? रक्त को साफ करके यूरिया हटाते हैं, जिससे हमारा उत्सर्जन होता है बच्चों, ठीक है, उत्सर्जन होता है। और अब इसमें हम देखेंगे कृत्रिम, इसको देखो ध्यान से, ये हर एक चीज़ के आगे हमने एक लोगो बनाया। कृत्रिम वृक्क क्या होता है? जब वृक्क काम नहीं करते तब मशीन से रक्त साफ किया जाता है। यानी कृत्रिम वृक्क क्या होते हैं? वो वृक्क होते हैं जो हमारे वृक्क खराब हो जाते हैं, तो उसकी जगह हमारा कृत्रिम वृक्क कार्य करता है रक्त को साफ करने का बच्चों। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैंने बता दिया है, ठीक है, मैंने बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है, ठीक है, आपको ये नोट कर लेना है। तो हमारा ये, अगर आपको ये चैनल पूरा समझ में आया हो और ये पूरा हमारा चैप्टर मैंने जैसे समझाया है, अगर हर एक बच्चे को समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो बच्चों, जिससे आपके दोस्त भी अपने हाई स्कूल की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिलेगा इस चैनल से और उनका हाई स्कूल का जो टॉपर बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं इसके एमसीक्यू और मेन टॉपिक्स और रिएक्शन के साथ। तो आपको ये चैनल पूरा वीडियो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास भी भेज देना। ओके, थैंक यू, वेलकम बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बच्चों।